हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मैं आप लोगों के लिए एकदम ज़बरदस्त से ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हम 1 नंबर देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सबसे पहला है, कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह क्या होती है? अनंत होती है। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी है वह क्या होती है? अनंत होती है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ये ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत पर होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अग्र मतलब क्या होता है? आगे देखने के लिए। ठीक है, यानी कि हेडलाइट वगैरह आगे लगा रहता है ना, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? ठीक है, तो ये जो होगा वहां पर अवतल दर्पण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी कार वगैरह के अग्रदीप के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी कि लेंस के लिए प्रयुक्त मतलब क्या होगा? लेंस बनाने के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो वो कौन सा पदार्थ है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी वगैरह दिया है। तो इसमें मिट्टी का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है यह मात्रकहीन होता है, यानी कि मात्रक विहीन होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमारा कह रहा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा 2f1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो ये हो गया अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगर वही पूछ दे कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो अभिसारी लेंस के लिए हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस को टिक करेंगे। बात समझ रहा ना, लेकिन हमसे पूछा क्या गया? अपसारी लेंस किसको कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा कह रहा है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो जो पानी में छड़ी रखा जाता है तो वो कैसे दिखाई पड़ता है? तिरछा यानी कि मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसके आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए इसको। कह रहा है कि लेंस की क्षमता के पदों में होगा। लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। अब ऐसे लेंस का फॉर्मूला याद रखना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पर हम इक्वल में पी लगा सकते हैं, यानी कि हम देखेंगे कहाँ पे दिख रहा है ऐसा, तो 1/v यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। बात समझ आ रहा है ना? चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो जो नेत्र का रंगीन भाग होता है वह परितारिका होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 नंबर का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो इसके लिए एक बात हमें ध्यान में रखना होगा, कह रहा है किस लेंस के। तो यहाँ पे एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, एकदम ध्यान में बैठा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दोष। दोष जो होगा 3 गो होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। तो यहाँ पर अगर हम निकट की बात करें तो निकट कितना अक्षर क्या आ रहा है? 3 अक्षर क्या आ रहा है। ठीक है, तो जब 3 अक्षर का बीमारी होगा तो 4 अक्षर वाले लेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, और जब अगर 2 अक्षर वाला जैसे दीर्घ होता है ना,
तो दीर्घ ये कितना अक्षर में आ रहा है, 2 अक्षर में, तो इसके लिए 2 अक्षर के लिए 3 अक्षर के लेंस का प्रयोग करना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात हमेशा इसको ध्यान में रखना होगा कि जब भी हमसे 2 अक्षर वाला पूछा जाए, ठीक है, तो 3 अक्षर का लगाएंगे, जब 3 अक्षर वाला पूछेगा तो 2 अक्षर का लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। तो आंसर हम क्वेश्चन हमारा क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ कितना अक्षर के आ रहा है, तो दीर्घ दीर्घ आ रहा है 2 अक्षर के, तो 2 अक्षर के लिए उपचार कितना होगा, 3 अक्षर वाला, यानी कि उत्तर लेंस का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रकाश की घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। यह किस कारण होता है, यानी हमें यह बताना है कि जब प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, यानी कि पहले ही 2 मिनट दिखाई देने लगता है, किसके कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा छोटा होता है, इसमें से कोई नहीं होता है। तो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। अगर किसी भी तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें कौन गतिशील होता है, तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका डी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर। ठीक है, तो कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। विभवांतर यानी किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, या विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। जो विभवांतर मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चांदी दिया है, लोहा दिया है, नाइक्रोम दिया है, रबर दिया है। इसमें जो चांदी होता है वह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 16 नंबर का जो ऑप्शन है क्या होगा, ए होगा, यानी कि आंसर वाट हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है वो क्या होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, आर बराबर भी बट्टे आई होता है। आर से प्रतिरोध, भी से विभवांतर, आई से विद्युत धारा, यानी आर बराबर भी बट्टे आई होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम देख सकते हैं 18 नंबर। कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, 18 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ठीक ना, कि क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो हमारा कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। यानी कि हम जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध क्या करता है, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा, चौड़ाई उसका अनुप्रस्थ करके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, उसके प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ पर सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा देखिए क्या कह रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विद्युत मोटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना होगा कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता हो, उसे हम विद्युत मोटर कहते हैं। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस यंत्र के द्वारा बदला जाता है, तो वहां पर हम कहेंगे विद्युत जनित्र के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर विद्युत जनित्र का डेफिनेशन पूछे तो हम बता सकते हैं कि वह उपकरण चाहे वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। और वह यंत्र चाहिए वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी 20 नंबर का। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, याद रखना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो इसे हम जानते हैं यूनिट में मापा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है क्या होता है, यूनिट होता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल बना होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। तो सोलर सेल में किस धातु का उपयोग होता है? सिलिकॉन का। था क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो सौर कुकर में ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा कह रहा है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 एरो 2H2 एक है, क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, यानी कि ये क्या हो रहा है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर दो है, अब मिलकर क्या बना है? एक बना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा। अगर इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जब दो मिलकर एक बनता हो, ठीक ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। 25 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? अरे भोजन का पाचन तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऑक्सीकरण है, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वे पदार्थ जिनके जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल बनाता है, कहा जाता है। तो जो खट्टा होता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं ना। तो ये पदार्थ कौन सा है? अम्ल है। जो क्षार का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो वह स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो हमारा कहता है कि, तो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, ठीक है, कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेंगे, कर टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, याद रखना, टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। यानी अगर बात की जाए कि जिंक में या टीन में कौन अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पर हम कहेंगे जिंक अधिक क्रियाशील है, इसीलिए उसका प्रयोग खाद के डब्बों पर क्या कहता है? लेप लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारा देखा जाए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो ये प्राकृतिक सूचक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 30 नंबर क्वेश्चन देख लें, Na2CO3। Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना होगा, Na2CO3 है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। और जब क्षारीय होता है, यानी कि लवण भी दिया है, क्षारीय होता है, तो जब क्षारीय होता है तो उसका पीएच मान कितना से क्या होगा? 7 से अधिक होगा। तो ये ध्यान में रखना होगा, 7 से अधिक, 7 से कम या 7 के बराबर जब भी हमको मिलता है, यानी कि 7 से अधिक, 7 से कम या 7 के बराबर। तो जब 7 से कम कहेगा तो क्या कहेंगे? अम्लीय होगा। जब 7 से अधिक कहेगा तो क्षारीय होगा। जब 7 के बराबर कहेगा तो उदासीन होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है, यानी कि जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह क्या होता है? अम्लीय होता है। जिसका विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो क्षारीय होता है या भास्मिक होता है। और जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 के बराबर होता है, वह उदासीन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2H2 या हाफ H2 भी कह सकते हैं। CaSO4 1/2H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है वह कह रहा है कि टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? जो एक प्रकार का अम्ल है वो किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर टमाटर, संतरा, सिरका, इमली दिया है। तो इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। यह पूछ सकता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32 नंबर का। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन का निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है अम्लीय, यानी कह रहा है, सॉरी, हाँ, विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है, कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सोडियम को। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है,
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 35 नंबर। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पर हम देख देंगे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 35 का सी, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो धातु कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ग्रहण करते हैं वो अधातु कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो निम्नलिखित में कौन उपधातु है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एस बी हमारा क्या है, एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि सक्रिय श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, सक्रिय श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। तो सक्रिय श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु जो होता है वह यहाँ पे दिया हुआ है, कौन है, सोडियम है, यानी कि Na। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 39 नंबर। 39 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पीतल है, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समवायी है, निम्नलिखित में कौन समवायी है, तो ये हो जाएगा C2H5O2OH और CH3OCH3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो कहता है कि एसिटिलीन यानी कि C2H2O का आईपीएक नाम क्या है, एसिटिलीन का आईपीएक नाम क्या है, तो एसिटिलीन का आईपीएक नाम एथाइन है, क्या है, एथाइन है। तो ऑप्शन नंबर सी करे, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, एथाइन देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कर ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है, ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। कर निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कारण निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल का हम ईंधन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो 48 है वो क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि न्यूलैंड्स, ठीक है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी, यानी कि इसका दोष क्या है, तो इसका दोष यह है कि यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो सकता है, भारी तत्वों के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो 49 में आवर्त सारणी BSIGE AS SBTE और PO दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये सब क्या है, तो ये सब हैं उपधातु है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये ध्यान में रखना होगा, ये सब क्या उसका संकेत दिया हुआ है और ये पूछा जाए क्या है, तो ये हमेशा याद रखेंगे क्या है, उपधातु है। क्वेश्चन नंबर हम 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ने से, यानी कि बाईं से दाईं ओर बढ़ने से क्या, बाईं से दाईं ओर बढ़ने से परमाणु का साइज का आकार यानी घटता है या बढ़ता है, हमें ये बताना है। तो इसका आकार क्या होता है, घटता है। जब हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं की तरफ जाएंगे, यानी कि बाईं से दाईं की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, उसका आकार घटेगा, और दाईं से बाईं की तरफ जाएंगे तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। ये ध्यान में रखना इस बात को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है वो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु जो है वो कौन है,
यूरेनियम है। यूरेनियम सबसे भारी धातु यहाँ पर जितना दिया गया उसके। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है और इसका संकेत क्या होता है, के होता है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्व FClBrI का क्रियाशील क्रम निम्नलिखित में कौन सा है। यानी कि यहाँ पर दिया गया कुछ तत्व जैसे F है, Cl है, ब्रोमीन Br है और आयोडीन I है। तो इसका जो सही क्रम है क्रियाशीलता क्रम वही बताना है। तो इसका हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा कौन होता है, F उससे बड़ा, छोटा क्लोरीन उससे छोटा, ब्रोमीन उससे छोटा, सबसे छोटा क्या होता है, आयोडीन होता है। यानी कि सबसे बड़ा कौन होता है इसमें, F, यानी सबसे छोटा होता है क्लोरीन, F फुल आयोडीन होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, यानी कि 53 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये हो जाएगा, यानी कि मनुष्य के जो मुख गुहा है उसमें कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में पोषण पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है वो कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है। अभी हम इसके पहले भी इसको डिस्कशन कर चुके हैं कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग होता है। मानव आहार नल के सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत मानव आहार का सबसे लंबा भाग होता है। तो 57 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। 58 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन कहेंगे। ध्यान में रखेंगे इस बात को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कह रहा स्वपोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषण माने खुद के अपना भोजन बनाने के लिए उसे क्या क्या जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जरूरी है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कि ये सभी पदार्थों का होना जरूरी है किसके लिए, स्वपोषी पोषण के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिखा हुआ है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आरबीसी का जीवन अवधि होता है 120 दिन। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 62 नंबर का। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खी में नहीं होता है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। ठीक है, यानी कि 62 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पत्ता में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पत्ता में होता है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ये हो जाएगा कौन, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 65 देखेंगे। कह रहा है प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं। कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में और क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, लाल रक्त कोशिका भी पाई जाती है, श्वेत रक्त कोशिका भी पाई जाती है, रक्त पटिकाणु भी पाए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि सभी उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है वो हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो दिमाग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी दिमाग संवेदी ग्राही अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का नियंत्रित करता है। यानी कि रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है।
तो कौन नियंत्रित करता है? तो उसको इंसुलिन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 67 यानी कि 67 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य की। 69 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, यानी कि प्रोरोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने में भी सहायक है, तने के वृद्धि के लिए भी सहायक है, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी सहायक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 70 है वो कह रहा है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि के से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। तो उसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बीजांड के पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है कौन? यानी कि हो जाएगा केमोट्रोम्पिज्म। केमोट्रोम्पिज्म ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया है, सिफिलिस है, मासा है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो मासा है वह जीवाणु से नहीं होता है, तो मासा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से किसे अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 74 नंबर का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा क्या कहता है, देख लीजिए उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है, कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को कहते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी कि उसको हम कहते हैं लिंग क्रोमोसोम, जो लिंग निर्धारण का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लिंग क्रोमोसोम। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नांकित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी 77 का। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या है? कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, यानी कि शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर देखते हैं, सॉरी 79 नंबर देखते हैं। ठीक है, और ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है? तो किससे? पराबैंगनी विकिरण से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 79 का ऑप्शन क्या होगा? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 80 है वह कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी कौन सा गैस रहेगा? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन टोटल कंप्लीट होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।